ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के दक्षिण श्रीनगर इलाके में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाका श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर कल रात 11:22 पर हुआ है और ये एक बड़ा धमाका जिसमें 9 लोगों की जान चली गई, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए और इसकी जो आवाज है कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। धमाके के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इलाके में सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाल लिया है और नौगाम इलाके में 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़ी जांच हो रही थी। सूत्रों के अनुसार फॉरेंसिक टीम जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की पड़ताल के लिए पहुंची थी, तभी ये धमाका अचानक से हो गया। और आइए ताजा अपडेट्स ले लेते हैं और सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं नौगाम से ही। आसिफ, बड़ा धमाका हुआ है और अब तक की मिली जानकारी के अनुसार जो अमोनियम नाइट्रेट की जांच की जा रही थी उसी दौरान ये एक गलतीवश हुआ धमाका लग रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। फिलहाल क्या ताजा अपडेट्स हैं आसिफ आपके पास? बिल्कुल जिया, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने बता दिया है कि सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात एक प्रेस वार्ता करेंगे और इसमें हाल फिलहाल के दिनों में हुए घटनाक्रम और कल नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के बारे में जानकारी साझा करेंगे। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश की जा रही थी इस मामले और अन्य मामलों में वो बिल्कुल तय हो गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात खुद इसकी जानकारी साझा करेंगे। इस समय भी आप देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन पे काफी ज्यादा हलचल है क्योंकि आसपास के इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और कुछ साक्ष्य भी जो है वो जुटाए जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन की इमारत जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और जो आंकड़े हमारे साथ साझा किए गए हैं उसके अनुसार जो इस धमाके में मरने वालों का आंकड़ा है वो 9 है, जबकि 29 अन्य लोग जख्मी हैं जिसमें से कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर अभी भी बनी हुई है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें यही माना जा रहा है कि मिसहैंडलिंग की वजह से ही ये धमाका हुआ। उस विस्फोटक को जो फरीदाबाद से हासिल किया गया था उसकी सैंपलिंग हो रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, उसको कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए उसको जो है छोटे छोटे पाउच में बंद किया जा रहा था जब ये धमाका हुआ। लेकिन धमाका इतना ज्यादा कैसे हो गया, कितना बड़ा धमाका कैसे हो गया कि जिससे इतने बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, वो तो जांच का विषय था, जिस बाबत जो जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात 10 बजे खुद मीडिया के सामने आपके जो पूरी घटनाक्रम है वो सामने रखेंगे। लेकिन इस समय भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तनाव काफी ज्यादा है क्योंकि जो लोग इस पुलिस स्टेशन के आसपास रह रहे हैं उनके परिजन यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं बता दूं कि ये जो पुलिस स्टेशन बना है ये एक विस्थापित कश्मीरी पंडित के घर पे बना है और कॉलोनी के बीच में है। यानी एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में एक कश्मीरी विस्थापित के मकान में ये पुलिस स्टेशन बनाया गया था और वहीं से काम कर रहा था, जो आज इस धमाके में पूरी तरीके से नष्ट हो गया है और इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। लेकिन धमाका कैसे हुआ इस बाबत आधिकारिक जानकारी आबादी वाले इलाके को एक बार और समझाइएगा साथ ही, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर यहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो यहाँ वहाँ बिखरे हो सकते हैं, उसको हटाने के लिए अभी वहाँ पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आसपास की आबादी कितनी है उनके लिए एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 10 बजे का हमें इंतजार है, तब तक पुष्टि होगी कि आखिर क्या कुछ हुआ था पुलिस स्टेशन के अंदर और कैसे ये धमाका हुआ। लेकिन उसके पहले क्या कुछ कदम आसिफ इलाके में उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जी, चूंकि ये पुलिस स्टेशन जो है एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के बीच में बना है, हम इस समय नौगाम इलाके में श्रीनगर के खड़े हैं और दाईं तरफ देखिए तो ये श्रीनगर शहर की तरफ रास्ता जाता है, बाईं तरफ जाए तो ये पुलवामा को जोड़ता हुआ रास्ता है। काफी ज्यादा हलचल यहाँ से रहती है, पुलवामा और श्रीनगर के बीच का इलाका है। और पीछे जो देख रहे हैं एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, इस रेजिडेंशियल कॉलोनी का नाम शेखुल आलम कॉलोनी है, नौगाम है। और यहीं से इसी के बीच में एक विस्थापित कश्मीरी पंडित का मकान था जो खाली था। पहले नौगाम की चौकी यहाँ पे बनाई गई, बाद में इसको अपग्रेड करके पुलिस स्टेशन बनाया गया है और पिछले तकरीबन 20-25 सालों से ये पुलिस स्टेशन यहाँ पे काम कर रहा है। इस जगह बता दूं कि ये
दूसरी बार है कि इस तरीके का धमाका हुआ। इससे पहले तकरीबन 8 साल पहले एक धमाका यहाँ पे हुआ था, जब मालखाने में रखे हुए विस्फोटक फटने से 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, कुछ अन्य लोग जख्मी हुए थे। और आज जिस तरीके से यहाँ पे एक धमाका हुआ वो काफी ज्यादा बड़ा था, जिससे ये पूरा जो इलाका है दहल गया था, मकान पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। और इस समय भी यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है वो विभिन्न घरों में जाकर वहां पे हुए नुकसान की जांच का आकलन कर रहे हैं। ये देखिए एसडीआरएफ की टीम्स जो है वो भी अब यहाँ पे पहुंच चुकी है और एसडीआरएफ की टीम्स भी यहाँ पे जो है इस तलाशी अभियान में जो मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो धमाके के कारण जो विस्फोटक था वो भी फैला हुआ है। कुछ लोग जिनके शव छत विजिट हो गए थे, उनके टुकड़े पूरे इलाके में फैले हुए हैं, उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है और अन्य साक्ष्य जो कुछ भी मिल पाएंगे वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसीलिए पूरे इलाके को कटीले तारों से बंद करके लोगों को एहतियात के साथ ही बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। यानी 2 तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, एक जांच जो जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, दूसरी जांच जिसमें एसडीआरएफ और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो शामिल हैं। और उसके साथ साथ जो जांच जो लश्कर का मॉड्यूल है उसकी चल रही थी, क्योंकि यही वो पुलिस स्टेशन है जिसने इस जैश मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था और यहीं से पे एफआईआर दर्ज है, यहीं पे जांच हो रही थी। इसीलिए ये धमाका इतना महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि एक बड़े जो आतंकी घटना की जांच जो यहाँ पे हो रही थी वो पुलिस स्टेशन ही एक धमाके में नष्ट हो गया है, वो उस विस्फोटक की वजह से जो इस मॉड्यूल से पकड़ा गया था। जो जांच है, जांच कई स्तर पर हो रही है और आधिकारिक बयान जो है वो भी जारी हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही की तरफ भी ये जो है अंदेशा कर रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं कि किस तरीके से एक्सप्लोजिव को हैंडल किया जा सके, क्योंकि अगर वो उसके फटने की आशंका है तो जहां पे पकड़ा जाता है वहीं पे नष्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे विस्फोटक बड़ी मात्रा में मौजूद था और विस्फोटक के साथ शायद डेटोनेटर भी थे, जिनकी वजह से ये धमाका हुआ और इतना बड़ा नुकसान जो है वो सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल आसिफ, और बिल्कुल इसके जो कनेक्शन है वो फरीदाबाद में मिले हुए अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ के देख रहे हैं हम। और ऐसे में जो दिल्ली का धमाका हुआ उसके पहले जो फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए, प्राइमरी जो लिंक है वो कहीं ना कहीं इसी स्टेशन से जुड़ी हुई है, नौगाम स्टेशन से। ये भी बताइएगा कि ये जब जांच और सैंपलिंग का काम चल रहा था तो कौन कौन से अधिकारी उस वक्त मौके पर मौजूद थे? आपसे इस बारे में मैं जानकारी लूंगी। बड़ी खबर मिल रही है जिसके बारे में आप भी जिक्र कर रहे थे, दर्शकों को हम बता दें, सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यह माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जो जानकारी है इस धमाके के बारे में वो दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से यहां पर सैंपलिंग का काम हो रहा था, कैसे ये ट्रिगर हो गया लेकिन और इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है, धमाका हो जाता है। इसके बारे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी की तरफ से इन बातों को रखा जाएगा। सुबह 10 बजे का वक्त होगा जब जम्मू कश्मीर के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नलिन प्रभात मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, आप बता भी रहे थे कि डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, सुबह 10 बजे का इंतजार होगा जब आधिकारिक इसकी पुष्टि हो जाएगी। आप तब यह भी बताइएगा लेकिन साथ में कि जब ये सब सैंपलिंग का काम चल रहा था अंदर कौन कौन मौजूद था, और 10 बजे जब डीजीपी आएंगे किन बातों का वो जिक्र कर सकते हैं, और अभी स्टेशन के आसपास का क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? आसिफ जी देखिए, स्टेशन के आसपास वाला इलाका पूरे तरीके से कटीले तारों से बंद है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स का आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि जो टीम्स हैं वो आ रही हैं, लेकिन मैं धमाके के समय के बारे में बता दूं कि जिस समय ये धमाका हुआ उस समय जो जांच चल रही थी वो देखिए
पहले मैं बता दूं कि ये जो एक्सप्लोजिव ट्रेस करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं इक्विपमेंट और स्लेज हैमर्स, यानी जो धमाके की वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस का पुलिस स्टेशन गिर गया है, उसके मलबे को हटाने के लिए एसडीआरएफ की टीम्स यहां पे पहुंची हैं। पहले उसको सैनिटाइज करके वहां ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं, और उसके बाद यहां पे उस स्लैब को तोड़ के नीचे देखने की कोशिश होगी कि कहीं कोई और फंसा तो नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि कुल मिला के जिस तरीके से ये धमाका हुआ, मैं बता रहा था आपको कि श्रीनगर के जो साउथ के जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस समय मौजूद थे, क्योंकि एक लीगल फॉर्मेलिटी होती है कि जब सैंपल उठाए जाते हैं, चाहे वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने हो या फिर सबूत के तौर पर जो कलेक्ट किए जा रहे हो, वो मैजिस्ट्रेट के सामने किए जा रहे हैं। इसीलिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा एक डीएसपी रैंक के अधिकारी और एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के साथ साथ फॉरेंसिक टीम के 4 या 5 लोग भी उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे जब ये धमाका हुआ। और इसीलिए जो बड़ी संख्या जो हताहतों के मारे जाने वाले लोगों की माना जा रहा है कि उसमें फॉरेंसिक टीम के आप नजर बना के रखिएगा और स्टेशन के बाहर, क्योंकि लगातार देखिए जो टीम्स हैं उनका आना जारी है और अभी भी इक्विपमेंट्स लेकर यहाँ पर कुछ टीम पहुंची हुई है ताकि यहाँ पर डिगिंग का काम किया जा सके, कोई फंसा तो नहीं है वो भी देखा जा सके। आसिफ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर पटियाल जी, देखिए लगातार इसके जो लिंक है फरीदाबाद में मिला हुआ अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसका सैंपलिंग और जांच का काम चल रहा था, तभी यह धमाका हो गया, 9 लोगों की मौत हो गई। देखिए, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये धमाका हुआ क्यों, सवाल ये उठता है। इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर एबीपी न्यूज ने पहले भी जब रिकवरी हुई थी उसको लेकर भी सवाल उठाए थे, हरियाणा पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए थे कि आखिरकार इतनी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन में क्यों केंद्रीय एजेंसियों को शामिल नहीं किया गया। अब भी मेरा सवाल यही है कि जो बताया जा रहा है कि सैंपलिंग के वक्त ये पुलिस स्टेशन में हादसा हो गया और धमाका हो गया। पहली बात तो ये है कि सैंपलिंग इतनी रात को हो क्यों रही थी, और जब 9 तारीख की रिकवरी हुई है तो क्या उसकी सैंपलिंग जो है वो 14 तारीख की रात को हो रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस को पहली नजर में ये पता लग जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट या आरडीएक्स अगर उसका सर्किट पूरा नहीं है, डेटोनेटर टाइमर नहीं लगा हुआ है, तो उसके फटने का कोई चांस ही नहीं होता है। और अगर ये चीजें लगी हुई थी तो वो कौन समझदार पुलिस ऑफिसर है जो इसको ले जाकर वहां पुलिस स्टेशन में रख देता है। होता क्या है कि उसी टाइम सीएफएसएल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है या फिर एनएसजी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है या आर्मी के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, उनके हैंडओवर किया जाता है, सैंडबैग लगाए जाते हैं और उसको तुरंत एबंडन जगह पर जाकर नष्ट किया जाता है। तो सवाल ये है कि इसको अगर ये एक्टिव मोड में था तो इसको वहां कर लेकर कौन गया और वहां रखा क्यों गया इतने दिन तक। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब ये बरामदगी हुई थी, अगर सेंटर की एजेंसी को इन्वॉल्व किया होता, उसी टाइम अगर एनएसजी के एक्सपर्ट बुला लिए गए होते कि इस एक्सप्लोसिव को देखिए कि इसमें कोई खतरा तो नहीं है, तो ये घटना भी ना होती। तो सवाल यही उठता है कि इतने लचर तरीके से ये जांच क्यों की गई जिसमें बार बार एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जगविंदर जी, और आपने पूरा ये जो प्रोटोकॉल बताया, इसका जो नियम होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया। आपने कहा कि किसी आउटस्कर्ट एरिया में या अबेंडेंड एरिया में जाकर उसको नष्ट करने का काम होता है, लेकिन अगर ये एक्टिव था तो इसको इतने रिहायशी इलाके में, आबादी वाले इलाके में जाकर क्यों रखा गया? ये कई सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। देखिए, पुलिस कभी पंगा ही नहीं लेती है। जब एक्सप्लोसिव का मामला आता है तो अपने बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया जाता है और उस स्क्वाड को जितनी जानकारी होती है वो उस हिसाब से चीजों को सीज करते हैं, मौके से एक्सप्लोसिव को इकट्ठा किया जाता है। और इसको लेकर अलग से एसओपी है। अगर आप एक्सप्लोसिव की बात करें या फिर आप नारकोटिक्स की बात करें, उसको लेकर सीधे सीधे अलग से दिशा निर्देश और स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको खुद अपना एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आज से 22-23 साल पहले की बात है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही एक एक्सप्लोसिव जो है वो सैंपलिंग के लिए चंडीगढ़ की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा था। जब वो वहां पर वो सैंपल दे गए तो हमने देखा कि एक सीएफएसएल की बिल्डिंग के बाहर सैंडबैग्स लगाकर एक बहुत बड़ा मोर्चा बना दिया गया, तो वो बाहर से सड़क से ही दिखता था। तो मैंने इंक्वायर किया तो पता लगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस कोई सैंपल दे गई है, लेकिन वो लगता है कि एक्टिव है। वो मेरी बहुत बड़ी खबर थी और मैंने उस पूरी रात उस खबर को कवर किया और वो अगले दिन सुबह जाकर एक्सपर्ट को बुलाकर एबंडन जगह पर उस सैंपल को नष्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस से ये गलतियां पहले ना हुई हो जाती है, लेकिन जब आप किसी भी एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट को, एनएसजी को, सेंट्रल एजेंसी को, सीएफएसएल को शामिल कर लेते हैं तो इस तरह के हादसे टल जाते हैं।
बिल्कुल जगविंदर जी, क्योंकि आप लगातार इस बड़ी खबर पर नजर भी रखे हुए हैं और डे 1 से आप तमाम प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी भी साझा कर रहे हैं कि आखिर कैसे जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर इतनी लापरवाही या इतने संवेदनशील मामले को लेकर भी वो सतर्कता, वो गंभीरता नजर क्यों नहीं आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं, मान लीजिए सब इंस्पेक्टर ने, एएसआई ने, या जो सीजर के लिए मौके पे गए हैं, उन्होंने जो किया बस उनकी बात सुनकर यकीन कर लिया जाता है, लेकिन उनको ये दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है, उनसे जो ये सवाल हम खड़े कर रहे हैं इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती हैं। और आला स्तर पर इस तरह की लापरवाही मैंने इससे पहले इतने संवेदनशील मामले में कभी देखी नहीं जो इसमें देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मुझे ये लगता है कि अगर टॉप लीडरशिप पुलिस की इस चीज का ध्यान रखती, इन सब चीजों को सिलसिलेवार तरीके से करती, सब एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जाता और जो एसओपी है उसको फॉलो किया जाता, तो इस तरह की चीजें, ये घटनाएं रुक सकती हैं। मुझे लगता है कि पुलिस के स्तर पर ऐसा, देखिए घटना बहुत बुरी है, लेकिन पुलिस के स्तर पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस स्टेशन में ही ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आपने सीज की, जो एक्सप्लोजिव आप दुनिया को बता रहे हैं आपने सीज किया, आपको खुद ही नहीं पता था कि ये आप ही को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इससे बड़ी गलती और क्या होगी? जगविंदर जी, अब दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसका कनेक्शन इससे जोड़ना बहुत जरूरी है, वो इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं जब हम शुरुआत में इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे तब भी ये बात सामने आई थी दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हैंडलिंग है अमोनियम नाइट्रेट की या वो विस्फोटक केमिकल्स की वो नहीं हो पाई, इसी वजह से अचानक से धमाका हो गया, या पैनिक धमाका ये इसको हम माना जा रहा है। हालांकि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब यहां पर भी वही बात सामने आ रही कि हैंडल नहीं कर पाए अमोनियम नाइट्रेट को या दूसरे विस्फोटक केमिकल्स को, साथ में डेटोनेटर या फिर फ्यूज या फिर ट्रिगर कैसे हो गया कि अचानक से धमाका हो गया? देखिए, पुलिस जितनी ज्यादा इसमें पेच रखेगी ना, उतनी ज्यादा अलग तरह की जानकारियां आएंगी। पहली बात ये है कि अगर कोई एक्सप्लोसिव उन्होंने रिकवर किया, उस एक्सप्लोसिव को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, किसको चेक करवाना है, ये तुरंत ये सब कार्रवाई होती है। और पुलिस नॉर्मली क्या करती है कि एक्सप्लोसिव के मामले में कभी भी वो अपने ऊपर सीधी जानकारी नहीं लेती, जिम्मेवारी नहीं लेती है, वो तुरंत एक्सपर्ट को बुलाती है और उनकी सलाह के मुताबिक एक्सप्लोसिव को रखा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अमोनियम नाइट्रेट हो या आरडीएक्स हो, के बिना सर्किट के जो है वो इसमें धमाका हो ही नहीं सकता। तीसरी बात ये है कि अगर वही पुलिस स्टेशन जो कि फरीदाबाद से जुड़े इतने बड़े एक्सप्लोसिव के मामले की जांच कर रहा था, उसमें धमाका होता है, और जो जानकारी पहली नजर में सामने आई है, हालांकि पुलिस ने अभी ये खुलकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा है कि सैंपलिंग का काम चल रहा था। अरे भैया, इतना लेट सैंपलिंग का काम कौन करता है, किस तरह से कौन कर रहा था, और अगर इतनी देरी हुई तो उसकी वजह क्या थी, क्या इसके बारे में सबको बताया गया था? चौथी बात यह है कि उसमें क्या कोई जो एक्सपर्ट होते हैं सीएफएसएल के या फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के, उनको शामिल किया गया था? बम वहां पे जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे आपको, वो प्रिकॉशंस लिए गए थे? पुलिस स्टेशन में क्या ये सब चीजें थी? है इसको एक नॉर्मल जो है वो आपने, जैसे होता है कि एक मिट्टी रिकवर की है, उस मिट्टी को जांच लेते हैं कि एक्सप्लोसिव है भी या नहीं है, इस तरह से कर रहे थे? मतलब इस तरह से जांच कैसे हो सकती है इतने सेंसिटिव मामले की? ये सोचकर बड़ी हैरानी होती है। और अगर वाकई ही ये वही एक्सप्लोसिव फटा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान ना करे कि अगर जब ये जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ से कश्मीर तक लेके गई है तब क्यों नहीं ये हादसा हुआ, या ऐसा था कि जहां ये एक्सप्लोसिव रखा गया था पुलिस स्टेशन में, वहां कोई ऐसी चीज और रखी हुई थी जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन इन तमाम चीजों को अगर हम एक लड़ी में पिरोएं तो ये सब पुलिस डिपार्टमेंट का इंश्योर करना काम बनता था कि इतने बड़े केस की जांच को इस तरह से वो क्यों कर रहे थे, ये सामान ऐसी जगह पे क्यों रखा था जहां पर कि कोई इतने बड़े हादसे का अंदेशा था। मुझे सीधा सीधा लगता है कि इसके लिए जो टॉप लीडरशिप है वहां की पुलिस की, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया ये हो कैसे गया? आप गोल पे गोल मारे जा रहे हो, सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रहे हो, आखिरकार इस इन्वेस्टिगेशन को आप हैंडल कैसे कर रहे हो? जी ठीक, जगविंदर पटियाल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे रोविंग एडिटर जो कि जानकारी दे रहे थे। और देखिए, सुबह 10 बजे का वक्त होगा जब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आला अधिकारी इस बारे में अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, पूरी जानकारी साझा करते हुए नजर आएंगे, उसका इंतजार रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर नमस्ते भारत। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए धमाके से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। सुबह 10:30 बजे दिल्ली में गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। श्रीनगर में सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस की कॉन्फ्रेंस होगी।
तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए धमाके से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। सुबह 10:30 बजे दिल्ली में गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो वहीं श्रीनगर में सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी शामिल रहेंगे। तो वहीं सुबह 10:30 बजे दिल्ली में गृह मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। माना जा रहा है कि नौगाम में ये जो बड़ा धमाका हुआ है, उससे जुड़ी हुई जानकारी यहां पर रखी जाए। आपको बता दें कि कल देर रात 11:30 बजे के लगभग जम्मू कश्मीर के नौगाम में पुलिस स्टेशन के अंदर ब्लास्ट हुआ, जब अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक की जांच और सैंपलिंग का काम किया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से अभी तक ये जानकारी मिली है, हालांकि आधिकारिक ऐलान होना, आधिकारिक बयान आना अभी जारी है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खूब उड़े खूब लड़े, लेकिन वादों वाली दवा हवा हो गई। जी हां, पब्लिक वादों वाली जो टॉनिक है वो पचा गई और तेजस्वी को चुनावी जंग में वोट देने वाली जनता भी तमाम जगहों पर ठेंगा दिखा गई। नतीजा, आरजेडी अपनी ही तमाम सीटों पर भी अपने आप को बचा नहीं पाई। आखिर कैसे तेजस्वी की मेहनत बेकार साबित हो गई, कैसे आरजेडी के दावे बेकार चले गए और कैसे आरजेडी एक बार फिर अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई, तो उसकी कई बड़ी वजह भी सामने आती नजर आ रही हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हमारे चाचा नीतीश जी अचेत अवस्था में है, अब इनसे बिहार संभाल नहीं रहा है। आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। एक दिन में 20-20 रैली, समूचे बिहार की इंच इंच जमीन के वोटर को हेलीकॉप्टर से नाप डाला। हर रैली में नए बिहार की उम्मीद जगाई, हर घर में नौकरी की लालटेन जलाई, रोजगार और अपने बिहार में रोजगार की अलग जगाई। हर जगह कच्ची उम्र में पक्की जुबान का भरोसा दिया। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। लेकिन जनता को तेजस्वी का कच्चे पक्के वाला वादा रास नहीं आया और सब पर भारी पड़ गया जंगल राज। बिहार के लोगों ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा। बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? एनडीए के हर उम्मीदवार, हर प्रचारक ने हर गली, हर कूचे, हर रैली में जंगल राज वाले तीर से आरजेडी को भेदने में कोई कोर कसर नहीं लगाई। पब्लिक को लगातार ये जताने की कोशिश की कि अगर लालू के लाल को लाने की कोशिश भी की तो जंगल राज का दौर लौट आएगा। तो वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। तेजस्वी जंगल राज वाले प्रहार को काट नहीं पाए, हालांकि वोट चोरी के नैरेटिव से पलटवार की कोशिश की, आज के वक्त में देखने की बात कही और जनता में भरोसा जगाने का भी प्रयास किया। पूरे देश में टॉप 5 बीजेपी रूल स्टेट में सबसे ज्यादा अपराध है, वहां क्या कर रही है? लेकिन वोट चोरी मुद्दा बेअसर रहा और जंगल राज के दौर की यादों से बिहार की जनता खुद को बचा नहीं पाई और वोट एनडीए के पक्ष में कराई। तेजस्वी ने हर बिहारी के घर में सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण, आजीविका दीदी को 30,000 रुपए समेत किसानों के उत्थान को लेकर तमाम वादे किए, लेकिन पैसे कहां से आएंगे और ठोस प्लान और क्रियान्वयन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं। ब्लूप्रिंट लाने की बात तो कही, लेकिन चुनाव के दूसरे चरण तक वो सामने नहीं आया। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। वहीं एनडीए की तरफ से चुनाव से पहले ही 1 करोड़ जरूरतमंद महिलाओं के खाते में पहुंचे 10-10 हजार रुपयों ने भरोसा जगाया और एनडीए महागठबंधन के वादों को हवा हवाई बताने में भी सफल रहा। पूरे चुनाव में आरजेडी ने खुद को सर्वोत्तम दिखाने का प्रयास किया, इससे कांग्रेस और दूसरे सहयोगियों में असंतोष उपजा। सीट शेयरिंग पर आखिरी वक्त तक पेच फंसा दिखाई दिया और देर से सीट बंटवारे का ऐलान हुआ।
इससे महागठबंधन के साथियों को एकजुट होकर जमीन पर तैयारी का समय ही कम मिला। कई जगह महागठबंधन के उम्मीदवार ही आमने सामने भिड़ते दिखे। थोड़ी सीटों पर जरूर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। कुछ सीटों पर जो 2-4-10 सीट है उस पर फ्रेंडली फाइट होंगे। इससे मतदाता कंफ्यूज हुए और महागठबंधन को लेकर भरोसा भी कमजोर हुआ। आरजेडी की मुस्लिम परस्त छवि ने भी बड़ा डेंट किया। मुस्लिम बहुल सीटों पर तो आरजेडी और महागठबंधन आगे बढ़े, लेकिन प्रदेश की बाकी सीटों पर इसका नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि वक्फ बिल निरस्त करने का वादा भी बहुत से आरजेडी समर्थकों को पसंद नहीं आया, जिनमें यादव वोटर भी शामिल हैं। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आरजेडी के कुल उम्मीदवारों में से 36% टिकट तेजस्वी ने यादव उम्मीदवारों को बांटे। ये फैसला उन पर जातिवादी छाप लगा गया। नतीजा, गैर यादव वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। तमाम अगड़े और पिछड़े वोटर महागठबंधन से दूर हो गए। इसी के खिलाफ एनडीए ने आरजेडी का यादवराज वाला नैरेटिव चलाया। माना जा रहा है उससे शहरों में बड़ा असर हुआ। इतना ही नहीं, तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच कलह को भी शायद जनता पचा नहीं पाई। उससे भी आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ। तो देखिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन बिहार की जनता ने दोनों को नकार दिया। आरजेडी तो फिर भी डबल डिजिट में दिख रही है, लेकिन कांग्रेस सिंगल होकर रह गई। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर बिहार में अपना रिवाइवल प्लान जरूर बनाया था। इसके बावजूद कांग्रेस कई बड़ी गलतियां यहां पर कर बैठी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझिए इस रिपोर्ट के द्वारा कि राहुल गांधी आखिर चूक कहां गए। हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक होकर चुनाव लड़ा, लेकिन बिहार ने दोनों को ही नकार दिया। रिजल्ट देखकर आरजेडी की सांसें फूल गई तो कांग्रेस का दम ही निकल गया। सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे और जो परिणाम आए हैं वो ठीक उलट। तो इससे चिंतन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब कुछ करने की स्थिति हो। दरअसल कांग्रेस ने बिहार चुनाव में ऐसी एक नहीं कई गलतियां की, जो उनकी अपनी पार्टी के साथ साथ पूरे महागठबंधन पर भारी पड़ गई। पहली गलती, महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर फाइट हुई। दूसरी गलती, कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों में फ्रेंडली फाइट हुई। तीसरी गलती, वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी बिहार में सक्रिय नहीं रहे। चौथी गलती, कांग्रेस का वोट चोरी वाला दांव फेल हुआ। पांचवी गलती, बिहार में कांग्रेस के पास स्थानीय चेहरे की कमी रही। छठी गलती, राहुल गांधी का चुनावी प्रचार के समय कम रैलियां करना। बस इन्हीं बातों से कांग्रेस की बिहार में लुटिया डूब गई। राहुल जी, जब जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जब जब आपने गलत तरीके से मोदी जी को संबोधित किया, तब तब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब हार हुई है तो सवाल तो उठेंगे ही। नहीं, देखिए, वो तो जिम्मेदार जाहिर है कि जो ओहदे पे रहते हैं उनको लोग मानता है, लेकिन कांग्रेस में आमतौर पे समीक्षा नहीं होती है। हालांकि इतनी बुरी हार को भी कांग्रेस अब भी शक की नजरों से ही देख रही है। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। मुक्त होना चाहिए कांग्रेस से, और राष्ट्रीय जनता दल से भी मुक्त बिहार होना चाहिए। देश की पुरानी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है और आंकड़े दिखा दिखाकर चुटकी ले रही है। पूछ रही है, वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी कहां हैं? कब जवाब दें? देखिए, बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद अब दो चेहरे चर्चा में हैं। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरा नीतीश कुमार का चेहरा। लेकिन इस जीत में अमित शाह की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है।
गठबंधन को एकजुट रखने से लेकर चुनाव प्रचार तक में अमित शाह सक्रिय रहे और उसी का नतीजा है कि बीजेपी के चाणक्य ने एक बार फिर विरोधियों को धूल चटा दी। चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। वही धार, वही रफ्तार, वही आत्मविश्वास और चुनिंदा मुद्दों को लेकर विपक्ष पर सियासी प्रहार। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद और उसकी पार्टी उनके बेटे शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते। अमित शाह ना थके ना रुके, सिर्फ अपने मिशन पर जुटे रहे। बीजेपी की तरफ से अगर किसी नेशनल लीडर ने सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया तो वो अमित शाह ही रहे। 13 दिन के भीतर अमित शाह ने 35 जनसभा और 1 रोड शो किया। कहीं मुद्दा विकास का था तो कहीं याद जंगल राज की दिलाई जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को, फिर से क्या आप जंगल राज लाने की सोच रहे हो? बिहार में 17 अक्टूबर से शुरू हुआ अमित शाह का चुनावी प्रचार लगातार चलता रहा। नवंबर के महीने में तो जब तक चुनाव प्रचार थम नहीं गया तब तक वो हर दिन घूम घूम कर बीजेपी के लिए वोट मांगते रहे। 5 नवंबर को छोड़ दिया जाए तो अमित शाह ने 1 नवंबर से 9 नवंबर तक लगातार चुनाव प्रचार किया और जनता को अपने पाले में करते रहे। आरजेडी वाले कहते हैं कि हम उसको वापस ले लेंगे। लालू जी, आपकी 3 पीढ़ी भी जीविका दीदी का पैसा वापस नहीं ले सकती, वापस नहीं। अमित शाह ने सिर्फ चुनाव प्रचार ही नहीं किया बल्कि रूठों को मनाते रहे, अपनों को समझाते रहे और एक-एक सीट पर एनडीए को मजबूत बनाते रहे। बिहार की अलग अलग सीटों पर बीजेपी के कई नेता टिकट न मिलने पर बागी हो गए थे। कुछ नेताओं ने जनसुराज से तो किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इन सभी बागियों से अमित शाह ने पर्सनल मुलाकात की और सभी को मना भी लिया। सिर्फ इतना भर नहीं, बिहार में जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन ये अमित शाह की रणनीति थी कि इस बार बीजेपी जेडीयू के बराबर खड़ी होकर चुनाव लड़ी। बिहार के चुनाव में बीजेपी के लिए कुछ पल अच्छे भी आए और कुछ चुनौतियों भरे भी। एक बड़ी चुनौती तब खड़ी हो गई जब सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक नाराज हो गए थे, लेकिन गठबंधन के दोस्तों को मनाना कोई अमित शाह से सीखी। अमित शाह ने खुद सभी नेताओं से बारी बारी मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिया और सब मान गए और आज नतीजा सबके सामने है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक नया वीडियो सामने आया है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाके से जुड़ा हुआ ये नया वीडियो आया है सामने। नौगाम में धमाके के बाद की जो तबाही है उसका मंजर दिखाता ये वीडियो आपके सामने। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ यहां पर मलबा ही मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियों के कैसे परखच्चे उड़ गए होंगे उसकी तस्दीक करती है तस्वीरें, क्योंकि सारी जो गाड़ियां यहां पर स्टेशन के आसपास खड़ी हुई थी वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त स्थिति में नजर आ रही है। जली हुई कार्स यहां पर नजर आ रही हैं, मलबे का ढेर यहां पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि कल रात 11:20 पर नौगाम स्टेशन के अंदर धमाका होता है। पुलिस स्टेशन के अंदर कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे, एफएसएल की टीम मौजूद थी। अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक का जो जांच और सैंपलिंग का काम है वो चल रहा था। उसी दौरान ये दुर्घटना हो गई, ये बड़ा हादसा हो गया। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार यही अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें और भी बातें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन ये वीडियो आप देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर यहां पर तबाही हुई है, कितना जोरदार धमाका हुआ होगा कि सारा सामान यहां वहां बिखरा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, पूरा मलबा, टीन शेड सब कुछ यहां वहां बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जब यह धमाका हुआ तो 9 लोगों की मौत हो गई, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं 5 लोगों की स्थिति अभी बेहद नाजुक बनी हुई है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, वैन, छोटी से बड़ी गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं जो कि
क्षतिग्रस्त नजर आ रही हैं। ये क्योंकि आबादी वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है, यहाँ पर एक कॉलोनी है जहां पर कई घर मौजूद हैं। जैसी धमाका होता है कई घरों के शीशे टूट गए, खिड़कियां यहां पर उखड़ गई और रेलवे माफ कीजिएगा जो पुलिस स्टेशन है उसकी तो आप तस्वीर देख सकते हैं, पूरा का पूरा मलबा यहां पर नजर आ रहा है और पूरा पुलिस स्टेशन मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जब जबरदस्त धमाका हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें, भयंकर यहां पर आग की लपटें नजर आई। कुछ सीसीटीवी वीडियो सामने आए थे जिसमें धमाका होता है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। हालांकि अब जो जांच पड़ताल है वो यहां पर की जा रही है, पूरे एरिया को सैनिटाइज करने का काम हो रहा है, डिगिंग का काम हो रहा है, लोगों को निकालने का काम भी किया गया। एसडीआरएफ की टीम इस मौके पर मौजूद है, आला अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद है और कुछ ही देर बाद 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। पूरी जो जानकारी है वो साझा की जाएगी, लेकिन उसके पहले ये आप वीडियो देखिए। 29 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं, 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही है, धमाके के पीछे आधिकारिक रूप से पुष्टि होना अभी बाकी, उसका इंतजार है। और आइए बात बिहार की करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे क्योंकि सामने आ चुके हैं और 243 सीटों पर 2 चरणों में हुई वोटिंग में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। चुनाव नतीजों से अब यह साफ हो चुका है कि इस बार प्रदेश की महिलाओं ने एनडीए को दिल खोलकर वोट दिए हैं। लेकिन अब सवाल यह भी कि आखिर बीजेपी और नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं का दिल कैसे जीता, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी ने इस बार चुनावी माहौल को बदल कर रख दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार महिलाओं की वोटिंग हिस्सेदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में दोनों चरणों में कुल मतदान 67.13% रहा था। इनमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.78% था, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.98% ही रहा। यानी पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिलाओं ने 8.8% ज्यादा मतदान किया। इन आंकड़ों से साफ नजर आ रहा है कि बिहार में एनडीए की इस लैंडमार्क विक्ट्री के पीछे सबसे बड़ा कारण राज्य की महिला वोटर बनकर उभरी है। मतदान के दिन बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें भी इस बात का संकेत थी कि वो इस बार अपने फैसले के साथ मजबूती से खड़ी हैं और ये फैसला सीधे सीधे नीतीश कुमार के पक्ष में गया। इस बार महिलाएं दिखा दी है, बिहार की महिलाएं हर जाति, कोई कास्ट मैंने नहीं रखता है, हर कास्ट की महिलाएं ऊपर उठ करके सोचा है उन्होंने और मैं सीएम नीतीश कुमार को अपना मतलब कि मुख्यमंत्री फिर से चुन करके दिखा दिया। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह रही कि महिलाओं ने एनडीए सरकार पर फिर से भरोसा जताया। जानकारों के मुताबिक एनडीए की जीत सुनिश्चित करने में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का कैश ट्रांसफर मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इसका अप्रत्यक्ष असर करीब 4 करोड़ परिवारों पर पड़ा, क्योंकि सिर्फ 10,000 रुपए पाने वाली महिलाओं ने ही नहीं बल्कि उनके परिवार की दूसरी महिलाओं ने भी एनडीए को वोट दिया। हमारे मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी वो सराहनीय हैं और एक शिक्षा से लेकर के सभी आज महिला जो शिक्षित हैं और पूरे बिहार हमारा एकदम जगमगा, एकदम होली दीपावली की तरह चमक उठा है और हम 25 से 30 क्या है हमेशा नहीं। यानी 10,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता गेम चेंजर साबित हुई। हालांकि इससे पहले भी महिलाओं के पक्ष में नीतीश सरकार की कई योजनाएं काफी अहम रही, जैसे शराबबंदी, छात्रवृत्ति, पंचायत और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। दावा है कि इन योजनाओं से महिलाओं का भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ और वो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश की जोड़ी के लिए साइलेंट फोर्स बन गई। और अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की, क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए तो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है जैसे सियासी हादसा साबित हो गया हो। कहां पर उनकी पार्टी जनसुराज को गेम चेंजर के साथ साथ त्रिकोणीय मुकाबले का दावेदार बताया जा रहा था, लेकिन इस चुनाव में
पार्टी की ऐसी भद्द पिटी कि अब क्या ही कहा जाए। चुनाव प्रचार के समय प्रशांत किशोर की पार्टी की तुलना आम आदमी पार्टी से की जा रही थी। प्रशांत किशोर के धुआंधार चुनाव प्रचार को देखकर यह कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरह बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन जनसुराज पार्टी को तो केवल निराशा और सफलता ही हाथ लगी। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार में 239 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। शुरुआती रुझानों में 4 सीटों पर लीड के बाद जनसुराज पार्टी पिछड़ती चली। पार्टी का वोट शेयर भी 3 से 4% से आगे नहीं बढ़ता दिखा। इस लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी से जनसुराज की तुलना कहीं से भी बनती ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी ने साल 2013 में जब अपना पहला चुनाव लड़ा था, तब आपने 69 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 28 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार तक बना ली थी, लेकिन जनसुराज पार्टी तो इस चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल सकी। प्रशांत किशोर का ना तो धुआंधार चुनाव प्रचार काम आया और ना ही वो रणनीति जिसमें प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के समय खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश किया और बिहार की जनता से जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर जनसुराज पार्टी को वोट देने की अपील की थी। लेकिन जनता ने प्रशांत किशोर की इस बात को भी नकार दिया। यकीन है कि बिहार की जनता इस बात को देखेगी, समझेगी और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने इस राज्य के लिए, अपने समाज के लिए जाति धर्म पैसे के लालच से ऊपर उठकर लोग अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके भविष्य के लिए, अच्छा समाज का निर्माण के लिए लोग उस तरीके से वोट देंगे। जानकार मानते हैं कि प्रशांत किशोर से कई ऐसी गलतियां हुई जिससे जनसुराज पार्टी का बुरा हाल हुआ। ब्राह्मण समुदाय से आने के बावजूद भी प्रशांत किशोर ने अपनी जाति छिपाई और जातीय आधारशिला को मजबूत नहीं किया। इसका खमियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा वो आदर्श तो हैं, लेकिन उनके पास जमीनी राजनीति का बिल्कुल अनुभव नहीं था, जिससे पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव में सभाचट होने के बाद पार्टी नेता कह रहे हैं कि आत्ममंथन करेंगे, लेकिन खुद प्रशांत किशोर के बड़बोलेपन ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। नतीजे आने से पहले प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि इस चुनाव में जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा था अगर ये बात सच नहीं हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। चिंता मत कीजिए, जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। लेकिन अब उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है तो विरोधी हमलावर। वो तो कहीं जाता था तो बोलता था कि उसी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को जिताया, कभी कहता था उसी ने ममता बनर्जी को जिताया, कभी स्टालिन को जिताता था। खुद आया है 98% स्थानों पर उसकी जमानत जब्त हो गई है। मैं पहले ही कहा था। सियासत में अक्सर देखा जाता है कि जोश में आकर नेता दावे तो कर देते हैं, लेकिन जब बात निभाने की बात आती है तो गोल-मोल बातें करने लगते हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर के विरोधी और बिहार की जनता ये देखना चाहती है कि प्रशांत किशोर अपने दावे पर कितने खरे उतरते हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। यूपी के करीब 200 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स रडार पर हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी, कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स रडार पर हैं। शाहीन यूपी में कश्मीरी मूल के करीब 40 डॉक्टर के साथ संपर्क में थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही कि कई देशों में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क की आशंका है और ऐसे में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के भी डॉक्टर हो सकते हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, यहां पर 200 की संख्या में डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो रडार पर हैं, जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से जो एजेंसियां हैं इस बारे में पूरी जानकारी हासिल कर रही हैं, लगातार सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, 200 से ज्यादा जो डॉक्टर हैं वो एजेंसियों के रडार पर है। और इस पूरी अगर बात करें तो पूरे मामले में एक जानकारी जो सबसे कहीं ना कहीं अलग तौर पे सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के जो हिंदूवादी नेता हैं
वो भी आतंकियों के निशाने पर थे। आपको बता दें, जानकारी ये भी सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि जो एजेंसियों से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने हिंदुवादी नेताओं को फोन किया है और उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी हासिल की है। और इसके अलावा आपको बताएं कि जो जानकारी सामने आ रही है डॉक्टर शाहीन के बारे में, पाकिस्तान समेत कई देशों में इसका नेटवर्क है और उन देशों के जो डॉक्टर हैं वो अब एजेंसियों के रडार पर है। पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर भी इसमें है, कश्मीरी मूल के भी डॉक्टर हैं इसमें, ऐसी जानकारी सामने आई है। और 200 से ज्यादा ये मेडिकल स्टूडेंट हैं जो अब एजेंसियों के रडार पर है। एजेंसियां इनके बारे में जानकारी हासिल कर रही है और इसके साथ ही हर एक पहलू पे इस पूरे मामले में जानकारी ली जा रही है। जी, डॉक्टर शाहीन के साथ भी ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं जिनकी संख्या कुछ 20 से 25 बताई जा रही है, जो कि लगातार डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे, इनके द्वारा पूरी प्लानिंग हो रही थी और 40 की संख्या बताई जा रही कि जो कि कश्मीरी मूल के हैं, डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। और अब यूपी एटीएस की टीम पहुंचेगी जम्मू कश्मीर भी जल्दी, जहां पर पूछताछ होगी। नीतीश जी, ऐसी जानकारी है कि जिस तरह से डॉक्टर शाहीन लगातार अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा रही थी और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों के संपर्क में थी, तो निश्चित तौर पर ऐसी संभावना भी है, ऐसी आशंका भी है कि किसी बड़ी योजना पर ये काम कर रहे थे, किसी बड़ी साजिश पर ये काम कर रहे थे। और जल्द ही जो एजेंसियां इन पे पूरी तरह से अपनी निगाहें बनाई हुई है और जल्द ही उनको पकड़ने के लिए एक टीम वहां पर भी रवाना होने वाली है और वहां पर पहुंचकर टीम इनके बारे में भी जानकारी। हालांकि आपको बता दें, नीतीश आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी रहेगी नजर और क्या कुछ यूपी एटीएस की तरफ से आगे कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही कि 200 की संख्या में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स अभी लगातार जांच के लिए रडार पर हैं, उनसे पूछताछ की तैयारी है और जल्द ही यूपी एटीएस की टीम जम्मू कश्मीर भी जाकर वहां पर पूछताछ कर सकती है, जानकारी मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।